आज की कहानी गाजियाबाद की है। यहाँ पर एक जगह है राजनगर एक्सटेंशन जो नंदग्राम थाने के अंतर्गत आता है। राजनगर एक्सटेंशन की एक सोसाइटी है कि डब्ल्यू सृष्टि सोसाइटी। इसी सोसाइटी में तरुण पवार अपने परिवार के साथ रहता था। तरुण पवार अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खोया हुआ एक साधारण सा जीवन बिता रहा था। काम की व्यस्तता और निजी जिंदगी के तनाव के बीच उसकी जिंदगी में रोमांस की कोई जगह नहीं बची थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी मुलाकात एक दिन अंजलि से हुई, जो पास की एक और कायमेरा सोसाइटी में रहती थी, जिसने उसकी जिंदगी को एक नए रंग में रंग दिया। अंजलि एक जिंदा दिल और समझदार लड़की और कायमेरा सोसाइटी की हेल्प डेस्क इंचार्ज थी। हमेशा मुस्कुराती हुई हर किसी की मदद करने को तैयार रहती थी। वह अपनी सादगी और बेफिक्री से लोगों का दिल जीतने का हुनर जानती थी। एक दिन तरुण को अपने काम के सिलसिले में उसी सोसाइटी में जाना पड़ा जहां अंजलि काम करती थी। हेल्प डेस्क पर जब उसकी नजर अंजलि से मिली तो कुछ पल के लिए समय जैसे ठहर गया। तरुण ने कुछ जरूरी बातें पूछी और अंजलि ने बड़ी तसल्ली से उनकी मदद की। दोनों के बीच कुछ खास नहीं था, लेकिन उन पलकों के पीछे छुपी मासूमियत और हंसी ने तरुण के दिल में कुछ हलचल जरूर पैदा की थी। वो मुलाकात महज औपचारिक थी, पर दोनों के दिलों में एक खास जगह बना चुकी थी। कुछ दिनों बाद तरुण का एक और काम से उसी सोसाइटी में आ पड़ा। इस बार जब उसने अंजलि से दोबारा बात की तो एक अलग ही अपनापन महसूस हुआ। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ने लगी। अंजलि की हर छोटी बड़ी बातों में तरुण की दिलचस्पी बढ़ने लगी। वो उसकी हंसी, उसका नजरिया और छोटी छोटी बातों में खुश रहने की आदत से बेहद प्रभावित हो गया। अंजलि भी तरुण की सादगी और विनम्र स्वभाव से प्रभावित थी। उसे तरुण की जिम्मेदारियों और उसकी आंखों में छुपे अकेलेपन का अंदाजा हो चुका था। दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे। उनके बीच एक अनकही कनेक्शन बन गई थी, जिसे नाम देना शायद उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन वो दोनों एक दूसरे की मौजूदगी में खुद को बेहतर महसूस करने लगे थे। दिन बीतते गए और उनके बीच की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी। मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा। कभी वो कॉफी पीने जाते, कभी साथ में लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते। तरुण, जो पहले अपने काम में ही खोया रहता था, अब अंजलि के साथ वक्त बिताने के लिए बेसब्र रहता। 20 अगस्त 2024 के दिन नंदग्राम थाने में रविंद्र कैर ने एक गंभीर शिकायत दर्ज कराई। मेरा बेटा तरुण पवार, जो 33 साल का है और इंटीरियर डिजाइनर है, 16 अगस्त को काम के लिए कार लेकर घर से निकला था, लेकिन वो अब तक वापस नहीं लौटा। रविंद्र की आवाज में छिपी बेचैनी साफ महसूस हो रही थी। तरुण हमेशा समय पर लौट आता था, उन्होंने कहा, लेकिन उस दिन कुछ अजीब था। 17 अगस्त को ही मैंने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन इतने दिन हो गए और अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। अब मुझे शक है कि किसी ने उसे किडनैप कर लिया है। रविंद्र की आंखों में अब डर और निराशा का मिला जुला असर साफ दिख रहा था। पुलिस से मेरी बस इतनी गुजारिश है कि किडनैपिंग का केस दर्ज किया जाए और मेरे बेटे को जल्द से जल्द खोजा जाए। पुलिस ने रविंद्र की बातों को ध्यान से सुना। उन्हें समझ आ गया था कि इस केस में समय बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने आपस में चर्चा की और निष्कर्ष निकाला कि अगर तरुण की कार मिल जाए तो शायद तरुण का भी जल्द पता चल सकेगा। कार की तलाश अब प्राथमिकता बन गई थी, क्योंकि वह इस पहेली की पहली कड़ी हो सकती थी। पुलिस अब तरुण के मोबाइल और कार के लोकेशन को ट्रैक करने की योजना बना रही थी। वे जानते थे कि हर बीतता हुआ पल तरुण के लिए खतरा बन सकता था। 20 अगस्त की दोपहर जब पुलिस को आखिरकार एक ठोस सुराग मिला तो पूरे मामले में नई उम्मीद जागी। तरुण की कार, जो पिछले कई दिनों से गायब थी, यशोदा हॉस्पिटल नेहरू नगर की पार्किंग में खड़ी मिली। कार के मिलते ही पुलिस अधिकारियों के चेहरों पर राहत की एक झलक दिखी, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि अब वह तरुण तक पहुंचने के करीब हैं। यह सुराग एक बड़ी सफलता साबित हो सकता था, क्योंकि इससे पहले तरुण का कोई अता पता नहीं था। पुलिस ने बिना समय गंवाए तुरंत यशोदा हॉस्पिटल की पार्किंग में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने का फैसला किया। फुटेज को ध्यान से देखने के बाद उन्हें 2 संदिग्ध लोग नजर आए, जो तरुण की कार के आसपास मंडरा रहे थे। दोनों के हाव भाव और उनकी गतिविधियों से पुलिस को शक गहरा हो गया कि वे इस मामले से जरूर जुड़े हो सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने अपनी टीम को हरकत में लाया और दोनों संदिग्धों की पहचान करते हुए उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया। अब पुलिस के पास एक मौका था कि वे तरुण के बारे में कोई अहम जानकारी हासिल कर सकें। पूछताछ शुरू होते ही दोनों संदिग्ध पहले तो खुद को मासूम बताने की कोशिश करते रहे और पुलिस के सवालों से बचने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की लगातार सख्त पूछताछ और दबाव के आगे वे दोनों आखिरकार टूट गए। धीरे धीरे उन्होंने सच्चाई उगलनी शुरू कर दी। उन्होंने उस दिन की पूरी कहानी बयान कर दी। जब तरुण गायब हुआ था, उनके बयान से मामले की तस्वीर और भी साफ हो गई और तरुण के गायब होने के बाद की घटनाओं की एक कड़ी खुलने लगी।
पकड़े गए आरोपियों में से एक ने पुलिस के सामने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने कांपती आवाज में कबूल किया, हमने खुद से कुछ नहीं किया, ये सब तो हमें किसी और के कहने पर करना पड़ा। असली प्लानिंग हमारी नहीं थी, हम बस आदेश मान रहे थे। इस हत्या की योजना पहले से ही बनाई गई थी। हमारे साथ और 4 लोग भी इस साजिश में शामिल हैं। आरोपी ने यह भी बताया कि वे सिर्फ मोहरे थे जिन्हें इस्तेमाल किया गया था। हमारे ऊपर दबाव था, हमें मजबूर किया गया। उस दिन तरुण को मारने का प्लान पूरी तरह से तैयार था। हमें बताया गया था कि उसे कैसे बुलाना है, कहां ले जाना है और क्या करना है। इस काम में शामिल बाकी 4 लोगों के साथ हमारी जिम्मेदारी सिर्फ उसे किडनैप करने और उस जगह तक लाने की थी जहां असली प्लान को अंजाम दिया जाना था। यह सुनकर पुलिस अधिकारी और भी सतर्क हो गए। अब मामला एक साधारण अपहरण या हत्या का नहीं रह गया था, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश की बू आ रही थी। 4 अन्य संदिग्धों की जानकारी ने इस मामले को और जटिल बना दिया। पुलिस अब उन 4 लोगों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने की तैयारी में जुट गई, क्योंकि अब यह साफ हो चुका था कि तरुण की हत्या एक सोची समझी योजना का हिस्सा थी जिसमें कई लोग शामिल थे। पकड़े गए आरोपी वंश ने पुलिस के सामने जो कबूलनामा किया, उसने पूरे मामले की सच्चाई को उजागर कर दिया। वंश ने बताया, पवन और अंजलि के कहने पर हमने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया। अंजलि का जीजा अक्षय और हमारे बाकी दोस्त मनोज, जीते, अंकुर, दीपांशु और अंकित सब इस योजना में शामिल थे। हम सभी ने मिलकर तरुण को फंसाने और उसकी हत्या करने की साजिश रची थी। वंश ने पुलिस को बताया, सबसे पहले हमने फर्जी आईडी पर एक सिम कार्ड और मोबाइल खरीदा। इसके बाद पवन ने उसी फोन से तरुण को कॉल किया और उसे इंटीरियर डिजाइन का काम दिलवाने का झांसा दिया। 16 अगस्त को तरुण को मोर्टा बुलाया गया और वहां से हम उसे सीधे मधुबन बापूधाम में मनोज के घर ले गए। जब हम तरुण को वहां लेकर पहुंचे, पवन, जीते, अंकुर, दीपांशु और अंकित पहले से वहां मौजूद थे। जैसे ही हम पहुंचे, सभी ने मिलकर उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। वंश ने जो अगली बातें बताईं, वे बेहद दिल दहला देने वाली थीं। हमने तरुण को रस्सी से बांध दिया था। करीब 2 घंटे तक उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। दीपांशु ने तरुण के सिर पर डंडा मारा था, जिससे वह बेहोश हो गया। इसके बाद हमने उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उस दौरान अंकुर घर के बाहर निगरानी कर रहा था। हत्या के बाद पवन, अंजलि और मैं उस कमरे में रुके रहे, जबकि बाकी लोग बाहर चले गए। हत्या के बाद लाश को ठिकाने लगाने की भी पूरी योजना बनाई गई थी। वंश ने बताया, करीब 12 घंटे बाद हमने तरुण की डेड बॉडी को कमरे से बाहर निकाला। रात के 12 बजे के बाद हम उसकी लाश को डिस्कवर बाइक पर रखकर 250 मीटर दूर ले गए, जहां एक वैगनार गाड़ी खड़ी थी। लाश को हमने कार की डिग्गी में रख दिया। मैं गाड़ी चला रहा था, वंश मेरे बराबर में बैठा था और दीपांशु पीछे की सीट पर था। अंकित बाइक पर आगे आगे निगरानी कर रहा था। वंश ने बताया कि वे बुलंदशहर जिले के बीबी नगर थाना क्षेत्र की सहरा नहर पर पहुंचे, जहां उन्होंने फावड़े और दरांती से लाश के 5 टुकड़े किए। कुछ टुकड़े सहरा नहर में फेंक दिए और फिर वहां से बाबूगढ़ नहर की ओर बढ़े, जहां बाकी टुकड़ों को भी नहर में फेंक दिया। लाश ठिकाने लगाने के बाद वे गाजियाबाद लौट आए। वंश ने आगे कहा, इसके बाद मैं और वंश तरुण की KIA गाड़ी लेकर यशोदा हॉस्पिटल पहुंचे। हमने उसकी गाड़ी हॉस्पिटल की पार्किंग में खड़ी कर दी और फिर ऑटो से अपने अपने घर लौट गए। हमें यह अंदाजा नहीं था कि हम CCTV में कैद हो जाएंगे। वंश की यह पूरी स्वीकारोक्ति पुलिस के लिए चौंकाने वाली थी, जिसने इस केस की परतें पूरी तरह से खोल दी। अब यह साफ हो गया था कि इस हत्या के पीछे एक संगठित साजिश थी, जिसमें कई लोग शामिल थे और यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। हालांकि वंश और उसके साथियों ने तरुण की हत्या की पूरी योजना और उसे अंजाम देने की बात पुलिस के सामने कबूल कर ली थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बरकरार था। आखिर तरुण का कत्ल क्यों किया गया? इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। अंजलि की जिंदगी कई उलझनों से घिरी हुई थी। वह शादीशुदा थी, लेकिन अपने पति के साथ रिश्तों में तनाव के कारण अलग रह रही थी। इस दौरान उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ तब आया जब उसका संबंध उसके बहनोई अक्षय से जुड़ गया। अक्षय, जो मूल रूप से बागपत का रहने वाला था, अंजलि का सहारा बन गया। पति से अलग होने के बाद अक्षय ने उसकी हर संभव मदद की। उसने अंजलि के लिए औरा काइमेरा सोसाइटी में एक फ्लैट लोन पर दिलवाया, जिसमें 6 लाख रुपए अक्षय ने दिए और 4 लाख अंजलि ने। फ्लैट का बाकी लोन भी अक्षय के बैंक खाते से चुकाया जा रहा था, जिससे अंजलि के जीवन में आर्थिक स्थिरता बनी रही। इसके अलावा अक्षय ने सोसाइटी के AOA अध्यक्ष से बात करके अंजलि को मेंटेनेंस विभाग में नौकरी भी दिलवाई, ताकि वह आत्मनिर्भर हो सके। इसी दौरान अंजलि की मुलाकात पवन से हुई, जो उसी सोसाइटी में काम करता था।
समय के साथ पवन और अंजलि के बीच दोस्ती गहरी होती गई। पवन भी अंजलि की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया, लेकिन यह रिश्ता महज दोस्ती तक सीमित नहीं रहा। धीरे धीरे यह संबंध जटिल होता चला गया, क्योंकि अंजलि पहले से ही अपने बहनों अक्षय के साथ रिश्ते में थी। अंजलि की जिंदगी पहले से ही उलझी हुई थी, लेकिन पवन और अक्षय के साथ रिश्तों के बावजूद उसमें तीसरे शख्स का आना इस उलझन को और गहरा कर गया। यह तीसरा शख्स था तरुण, जो एक इंटीरियर डिजाइनर था और अंजलि से उसकी मुलाकात कुछ वक्त पहले ही हुई थी। अंजलि के मुताबिक उनकी दोस्ती सहजता से शुरू हुई, लेकिन जल्द ही तरुण इस रिश्ते को लेकर बेहद गंभीर हो गया। तरुण अंजलि के लिए इतना जुनूनी हो गया था कि उसने बार बार उसे कॉल करना और मिलने की जिद करना शुरू कर दिया। अंजलि ने तरुण का नाम अपने फोन में किसी और नाम से सेव कर लिया था, ताकि पवन को शक ना हो, लेकिन पवन को फिर भी इसकी भनक लग गई। एक दिन जब अंजलि पवन के साथ थी, तभी तरुण का कॉल आया। अंजलि ने उसे मना किया कि बाद में बात करेगी, लेकिन तरुण ने उसकी बात नहीं मानी और उसका पागलपन बढ़ता चला गया। उसने गुस्से में अंजलि को फोन पर गालियां दी, जिससे हालात और बिगड़ गए। पवन, जो अंजलि से बेहद प्यार करता था, उसको यह बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। वह अंजलि पर पूरी तरह से नियंत्रण रखने लगा। उसका मानना था कि अंजलि सिर्फ उसकी है और किसी और की नहीं हो सकती। तरुण की बढ़ती दीवानगी ने पवन को और भी परेशान कर दिया। तरुण उसे हर रात फोन करता और मिलने की कोशिश करता, जो पवन के लिए असहनीय हो गया था। जब तरुण ने अंजलि से साफ साफ पूछा कि क्या पवन के साथ उसका कुछ चल रहा है, तो अंजलि ने जवाब दिया कि वह उसे सिर्फ एक दोस्त मानती है। लेकिन तरुण अब हदें पार कर रहा था। अंजलि की नजर में तरुण की दीवानगी अब खतरनाक बनती जा रही थी, और यही वह मोड़ था जहां से यह संबंध एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया। अंजलि पवन से डरती थी, इसलिए उसने झूठ का सहारा लिया। हालांकि अंजलि और तरुण के बीच एक रिश्ता था। उसने पवन को बताने के बजाय कहा कि तरुण सिर्फ एक दोस्त है। दरअसल पवन की खतरनाक और गुस्सैल स्वभाव से डरकर अंजलि ने तरुण के साथ के बारे में सच नहीं बताया। अंजलि और तरुण के बीच की नजदीकियां बढ़ रही थीं, लेकिन पवन की बातों और उसके व्यवहार की वजह से उसने सब कुछ छुपाया। यह झूठ और छुपाव ही वह वजह बनी जिसने अंत में तरुण की जिंदगी को संकट में डाल दिया। अंजलि की स्थिति बेहद जटिल हो गई थी। वह ना चाहते हुए भी तरुण की मौत में शामिल हो गई। शुरुआत में उसने केवल दोस्ती के नाते तरुण से संपर्क किया था, लेकिन तरुण की बढ़ती दीवानगी और पवन की अधिकारपूर्ण प्रवृत्ति ने उसकी जिंदगी को एक खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया। जब तरुण ने अंजलि के साथ अपने रिश्ते को लेकर अधिक गंभीरता दिखानी शुरू की और पवन को इसके बारे में पता चला, तो हालात और बिगड़ गए। पवन की असहिष्णुता और अंजलि पर बढ़ते नियंत्रण ने अंजलि को मजबूर कर दिया कि वह तरुण के साथ अपने वास्तविक रिश्ते के बारे में झूठ बोले। आखिरकार अंजलि को उन लोगों के साथ मिलकर तरुण की हत्या की योजना में शामिल होना पड़ा। इस प्रकार अंजलि के लिए यह एक बहुत ही मुश्किल और दर्दनाक स्थिति बन गई, जहां उसे अपनी सुरक्षा और रिश्तों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए अनचाहे तरीके अपनाने पड़े। खैर, अंजलि का जीजा अक्षय भी उसे मारना चाहता था, तो वह भी उनके साथ था। इस बयान के बाद पुलिस ने अंजलि को हिरासत में ले लिया। अब पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तरुण पंवार का धड़ 19 अगस्त को अलीगढ़ के अतरौली क्षेत्र की नहर से बरामद हुआ। स्थानीय पुलिस ने सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर धड़ को जब्त कर लिया। पहचान के अभाव में धड़ को लावारिस मानते हुए पुलिस ने उसी दिन अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बाकी के शरीर के हिस्सों की तलाश के लिए गोताखोरों की मदद ली, लेकिन अब तक उन हिस्सों का कोई पता नहीं चल सका है। यह खोज अब भी जारी है, ताकि तरुण के शव के बाकी हिस्से मिल सकें। पुलिस ने अंजलि और अन्य आरोपियों के खिलाफ मजबूत सबूत इकट्ठा कर लिए हैं और वे इस मामले को अदालत में ले जा चुके हैं। अंजलि के लिए यह समय बेहद कठिन है। उसने कई दिनों तक जेल में बिताए, जहां उसे लगातार मानसिक और भावनात्मक तनाव का सामना करना पड़ रहा है। उसकी सुरक्षा और मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसे कोर्ट की पेशियों के लिए समय समय पर लाया जाता है। उसके परिवार और दोस्तों की स्थिति भी दुविधा में है। वे अंजलि के भविष्य के बारे में चिंतित हैं और साथ ही तरुण के परिवार के प्रति संवेदना और समर्थन महसूस कर रहे हैं। अंजलि के अपराध और इसके परिणामों को लेकर विभिन्न प्रतिक्रियाएं और चर्चाएं जारी हैं, जिससे समाज में इस मामले की गंभीरता को समझा जा रहा है। अंजलि की सजा का फैसला और न्याय की प्रक्रिया अभी चल रही है और यह देखना बाकी है कि अदालत किस तरह का निर्णय देती है। इस बीच अंजलि के मामले की सच्चाई और उसके कारणों की गहराई से जांच की जा रही है, ताकि इस जटिल स्थिति को न्यायपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सके। अंजलि के जीवन में कई जटिल रिश्ते और परिस्थितियां थीं, जिनका उसकी कहानी पर गहरा प्रभाव पड़ा। अंजलि का पवन के साथ व्यक्तिगत और भावनात्मक रिश्ता था,
पवन की अंजलि के प्रति तीव्र भावनाएं और उसका असहिष्णु स्वभाव उसकी स्थिति को जटिल बना रहे थे। पवन की अंजलि पर नियंत्रण की प्रवृत्ति ने उसके जीवन में तनाव और संघर्ष को बढ़ा दिया। अंजलि का अक्षय के साथ भी महत्वपूर्ण रिश्ता था। अक्षय ने अंजलि की आर्थिक और व्यावसायिक स्थिति को मजबूत करने में मदद की और उसके साथ निकटता बढ़ाई। यह रिश्ता अंजलि के जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करता है। अंजलि के साथ तरुण का रिश्ता दोस्ती से शुरू हुआ, लेकिन यह जल्द ही गहरे भावनात्मक जुड़ाव में बदल गया। तरुण की बढ़ती दीवानगी और अंजलि की स्थिति ने उनके रिश्ते को जटिल बना दिया और अंततः तरुण की हत्या का एक कारण बन गया। अंजलि की हत्या की साजिश में शामिल लोगों के साथ भी उसके रिश्ते थे, जिनमें से कुछ उसके करीबी दोस्त और सहयोगी थे। ये लोग उसकी स्थिति और उसके फैसलों को प्रभावित करने में शामिल थे। इन सभी रिश्तों की जटिलता ने अंजलि के जीवन को एक चुनौतीपूर्ण और संवेदनशील स्थिति में डाल दिया, जिससे उसके निर्णय और कार्यों पर गहरा असर पड़ा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि रिश्तों की जटिलता, दबाव और झूठ की वजह से जीवन में गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। सच्चाई, नैतिकता और न्याय की प्रक्रिया को बनाए रखना आवश्यक है ताकि ऐसी समस्याओं से निपटा जा सके और समाज में समझदारी और संवेदनशीलता बनी रहे। रिश्तों की जटिलता और दबाव जीवन में अक्सर जटिल परिस्थितियों को जन्म देती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि किसी भी रिश्ते में भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक दबाव कैसे काम कर सकते हैं और वे व्यक्ति के निर्णयों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। किसी भी रिश्ते या स्थिति में सच्चाई और खुलापन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। झूठ और छुपाव से स्थिति और भी जटिल हो सकती है, जैसा कि अंजलि के मामले में हुआ। बाहरी दबाव और व्यक्तिगत परिस्थितियां किसी के निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि दबाव का सामना करते समय भी नैतिकता और जिम्मेदारी को नहीं छोड़ना चाहिए। न्याय की प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरा करना आवश्यक है। सजा का निर्णय करते समय सभी पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए ताकि न्याय सुनिश्चित किया जा सके और पीड़ितों को सुकून मिल सके। इस कहानी से यह भी सीखने को मिलता है कि समाज में संवेदनशीलता और समझदारी से काम करना चाहिए। रिश्तों और परिस्थितियों के प्रति सहानुभूति और संवेदनशीलता से हम ऐसे मुद्दों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और निपट सकते हैं। इस कहानी की जटिलताएं और घटनाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि हर इंसान की स्थिति और निर्णय के पीछे गहरी वजहें होती हैं और हमें उन पहलुओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए।